This is why you need BizHe's Geo. Unlock the secrets of the global game. Catch the waves of history, ride the trends of business, and decode the mysteries of geopolitics with us. Follow BizHe's Geo for more captivating insights. Remember, this channel is crafted by an enthusiastic student and brought to life with the help of AI. Writer, director, producer, a student, actor, graphic designer, AI. Hit that subscribe button and join the journey. Follow us at BizHe's Geo. Stay curious, stay informed. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एकदम अलग थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन सुपर पावर्स बनकर उभरे। ये दोनों जायंट्स एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में फंसे हुए थे। इस स्ट्रगल को कोल्ड वॉर कहा जाता था। ये बहुत टेंशन और मिसट्रस्ट का टाइम था। बहुत से न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस बीच में फंस गए। वो किसी का साइड नहीं लेना चाहते थे, वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में नॉन अलाइंड मूवमेंट या NOM का जन्म हुआ। 1961 की बात है। डेवलपिंग वर्ल्ड के लीडर्स बेलग्रेड में मिले। इनमें जवाहरलाल नेहरू, गामल अब्देल नासर और जोसेफ ब्रोज टीटो जैसे फिगर्स थे। उनका एक कॉमन गोल था। वो ऐसे कंट्रीज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते थे जो कोल्ड वॉर में किसी के पॉन नहीं बनना चाहते थे। NAM के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्लियर थे। एंटी कॉलोनियलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट था। न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो दूसरे स्टेट्स के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहते थे। मूवमेंट ने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को चैंपियन किया। इसने डिसआर्मामेंट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की। NAM के इमर्जेंस ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट लाया। ये ह्यूमैनिटी के एक बड़े पार्ट की एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट करता था। ये नेशंस अपना कोर्स खुद चार्ट करने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो एक जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करना चाहते थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 से हुई थी। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। इसमें एशिया और अफ्रीका के लीडर्स ने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की डेथ ने भी इस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। उनके प्रिंसिपल्स और आइडियाज ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शेप किया। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में NAM का फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया। नेहरू, नासर और टीटो ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया। यह मूवमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया रास्ता दिखाने वाला था। जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल स्टैंस ले। गामल अब्देल नासर ने अरब वर्ल्ड की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया। जोसेफ ब्रोज टीटो ने यूगोस्लाविया को एक इंडिपेंडेंट पाथ पर ले जाने का प्रयास किया। इन लीडर्स ने कई चैलेंजेस फेस किए, जैसे इंटरनल डिसेंट और एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन उनके डिटर्मिनेशन और विजन ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक मजबूत फाउंडेशन दी। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू NAM के की आर्किटेक्ट थे। नेहरू ने एक ऐसी दुनिया का विजन देखा जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की शैकल्स से फ्री हो। वो नेशंस के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। उनका विजन पंचशील या 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में दिखाई देता है। पंचशील टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर एम्फसाइज करता है। ये नॉन एग्रेशन और नॉन इंटरफियरेंस पर स्ट्रेस करता है। प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। और फाइनली ये डिस्प्यूट्स के पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। नेहरू का पंचशील NAM की स्पिरिट के साथ डीपली रेजोनेट करता है। ये प्रिंसिपल्स नेशंस के बीच इंटरैक्शन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये कोल्ड वॉर की पावर पॉलिटिक्स का एक अल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। नेहरू के विजन ने मूवमेंट में इंडिया की प्लेस को एक लीडिंग वॉइस के रूप में सीमेंटेड किया। नेहरू की लीडरशिप में इंडिया ने कंसिस्टेंटली NAM के प्रिंसिपल्स के लिए एडवोकेट किया। इंडिया ने मेंबर स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स मीडिएट करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। इसने एक्टिवली डिकोलोनाइजेशन और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए काम किया। NAM के प्रति नेहरू के कमिटमेंट ने पीस और नॉन अलाइनमेंट के चैंपियन के रूप में इंडिया की क्रेडेंशियल्स को सॉलिडिफाई किया। पंचशील एग्रीमेंट 1954 में इंडिया और चाइना के बीच साइन हुआ था। इसके प्रिंसिपल्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, इक्वालिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शामिल थे। हालांकि 1962 में इंडिया चाइना वॉर ने पंचशील की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए। इस कॉन्फ्लिक्ट में कई सोल्जर्स की जान गई और दोनों देशों के बीच ट्रस्ट सिवियरली डैमेज हुआ। इसके बावजूद पंचशील के प्रिंसिपल्स ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये प्रिंसिपल्स आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में रेलेवेंट हैं और पीस एफर्ट्स को गाइड करते हैं। पंचशील के प्रिंसिपल्स का ओरिजिन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी और बुद्धिज्म में है, जो पीस और हार्मनी पर जोर देते हैं। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस और ट्रूथ के प्रिंसिपल्स ने भी पंचशील को शेप किया। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में पंचशील प्रिंसिपल्स ने एशियन और अफ्रीकन नेशंस को कॉलोनियलिज्म के खिलाफ यूनाइट किया। इन प्रिंसिपल्स ने NAM की स्पिरिट को इन्फ्लुएंस किया, जो सुपर पावर्स के बीच न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है। नॉन अलाइनमेंट के लिए एडवोकेट करते हुए इंडिया को अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का सामना करना पड़ा। कोल्ड वॉर का साया लंबा था।
ऑफिशियली नॉन अलाइंड होने के बावजूद इंडिया अक्सर खुद को रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स वेब में नेविगेट करता हुआ पाता था। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी मेंटेन की, इसने अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की कोशिश की। हाउएवर, ऐसे इंस्टेंसेस थे जब इंडिया एक सुपर पावर की तरफ लीन हुआ, खासकर सोवियत यूनियन के साथ रिलेशनशिप में। सोवियत यूनियन ने इंडिया को क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, स्पेशली डिफेंस और इकोनॉमिक सेक्टर्स में। 1971 के इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ने इन टाइज को और सीमेंटेड किया। इस ट्रीटी ने कुछ एनएएम मेंबर्स के बीच आईब्राउज रेज किए। उन्होंने स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी के प्रति इंडिया के कमिटमेंट पर क्वेश्चन किया। हाउएवर, सोवियत यूनियन के साथ इंडिया का रिलेशनशिप ब्लाइंड एलिजेंस में ट्रांसलेट नहीं हुआ। इंडिया ने ग्लोबल इश्यूज पर अपना इंडिपेंडेंट स्टैंस मेंटेन किया। यह अक्सर सोवियत यूनियन के पोजीशन से डिफर करता था। इंडिया के एक्शंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एनएएम के प्रति उसका कमिटमेंट प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप्स को प्रिक्लूड नहीं करता था। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 में एनएएम ने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान एनएएम ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और पीस की कॉल्स को एम्पलीफाई किया। पैट्रिस लुमुम्बा की असैसिनेशन ने एनएएम को और भी रिजॉल्व किया कि वे सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे। इन इवेंट्स ने एनएएम को सुपर पावर डिवाइड नेविगेट करने में मदद की और उनके शेयर्ड गोल्स को स्ट्रेंथन किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान एनएएम ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और पीस की कॉल्स को एम्पलीफाई किया। पैट्रिस लुमुम्बा की असैसिनेशन ने एनएएम को और भी रिजॉल्व किया कि वे सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे। इन इवेंट्स ने एनएएम को सुपर पावर डिवाइड नेविगेट करने में मदद की और उनके शेयर्ड गोल्स को स्ट्रेंथन किया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान एनएएम ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और पीस की कॉल्स को एम्पलीफाई किया। पैट्रिस लुमुम्बा की असैसिनेशन ने एनएएम को और भी रिजॉल्व किया कि वे सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। इन इवेंट्स ने एनएएम को सुपर पावर डिवाइड नेविगेट करने में मदद की और उनके शेयर्ड गोल्स को स्ट्रेंथन किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट रेगुलर समिट्स होल्ड करता था। ये गैदरिंग्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे। मेंबर स्टेट्स अपने कंसर्न्स डिस्कस कर सकते थे। वो इंटरनेशनल इश्यूज पर अपने पोजीशंस कोऑर्डिनेट कर सकते थे। इंडिया ने इन समिट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसने मूवमेंट के एजेंडा को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। ऐसा ही एक समिट 1979 का हैवाना कॉन्फ्रेंस था। यह समिट हाइटेंड कोल्ड वॉर टेंशंस के पीरियड में हुआ। एनएएम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स थे। कुछ मेंबर्स सोवियत यूनियन के साथ क्लोजर टाइज चाहते थे, कुछ एक मोर इक्विडिस्टेंट अप्रोच चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया ने हैवाना समिट में पिवटल रोल प्ले किया। इंडिया ने एनएएम के अंदर यूनिटी की नीड पर एम्फसाइज किया। इसने मूवमेंट के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस किया। इंडिया की एफर्ट्स ने एनएएम के अंदर स्प्लिट होने से प्रिवेंट किया। इंडिया ने सब्सिक्वेंट एनएएम समिट्स में प्रोएक्टिव रोल प्ले करना कंटिन्यू रखा। इसने कंसिस्टेंटली डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट्स के लिए एडवोकेट किया। इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ग्रेटर फोकस करने के लिए पुश किया। इसने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर की नीड को हाईलाइट किया। 1961 के बेलग्रेड समिट में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट किया। 1983 के न्यू दिल्ली समिट में इंदिरा गांधी ने डेवलपिंग नेशंस के लिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात की। 1986 के हरारे समिट में राजीव गांधी ने अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया। 1992 के जकार्ता समिट में इंडिया ने ग्लोबल साउथ के लिए इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की। 2003 के क्वालालंपुर समिट में इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की। 2012 के तेहरान समिट में इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दिया। 2019 के बाकू समिट में इंडिया ने मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात की। इंडिया की कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने एनएएम को एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाए रखा। इन समिट्स में इंडिया की कंट्रीब्यूशंस ने ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट किया। इंडिया की लीडरशिप ने एनएएम को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड फ्रंट बनाए रखा। 2006 के हवाना समिट में इंडिया ने क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। 2016 के मार्गरीटा समिट में इंडिया ने डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की। 2018 के बाकू समिट में इंडिया ने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। 2021 के बेलग्रेड समिट में इंडिया ने पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन की बात की। 2022 के नायरोबी समिट में इंडिया ने फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल इनोवेशन पर जोर दिया। 2023 के कायरो समिट में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया। इंडिया की कंसिस्टेंट एफर्ट्स ने एनएएम को एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाए रखा। इन समिट्स में इंडिया की कंट्रीब्यूशंस ने ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट किया। इंडिया की लीडरशिप ने एनएएम को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड फ्रंट बनाए रखा। सेक्शन 5
मुश्किल हालात, श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया का इंटरवेंशन। श्रीलंका सिविल वॉर ने इंडिया और नॉन अलाइंड मूवमेंट प्रिंसिपल्स के प्रति उसके कमिटमेंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज पोज किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या एलटीटी इन्वॉल्व थे, जो एक सेपरेट तमिल स्टेट के लिए लड़ रहे थे। इंडिया की तमिल पॉपुलेशन एलटीटी के कॉज के साथ सिंपैथाइज करती थी, जिसने इंडियन गवर्नमेंट पर डोमेस्टिक प्रेशर क्रिएट किया। इनिशियली इंडिया ने एलटीटी को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया। हाउएवर सिचुएशन चेंज हो गई जब एलटीटी के टैक्टिक्स इंक्रीजिंगली वायलेंट हो गए। श्रीलंका में एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन किया। राजीव गांधी की लीडरशिप में इंडिया ने इंटरवीन करने का डिसाइड किया। 1987 में इंडिया ने श्रीलंका में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी। ऑब्जेक्टिव एलटीटीई को डिसआर्म करना और एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड करना था। हाउएवर श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट एक कॉस्टली मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स या आईपीकेएफ एलटीटीई के साथ एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल हो गई। मिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में फेल हो गई और इंडिया के श्रीलंका के साथ रिलेशंस भी स्ट्रेन हो गए। श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया जैसे कंट्री के सामने आने वाले डिलेमास को हाईलाइट किया, जो एनएएम प्रिंसिपल्स के प्रति अपने कमिटमेंट को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजनल इंटरेस्ट्स के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस एक्सपीरियंस ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवेंशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरलाइन किया। नोटेबली इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई, जिसने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया। कई इंडियन सोल्जर्स ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवाई, जिनकी याद में मेमोरियल्स बनाए गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को भी टेस्ट किया, क्योंकि इंडिया को अपने रीजनल इंटरेस्ट और एनएएम के आइडियल्स के बीच बैलेंस बनाना पड़ा। इंडिया का इंटरवेंशन एनएएम के अन्य सदस्य देशों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर गया, जो अपने अपने रीजन्स में सिमिलर डिलेमास फेस कर रहे थे। इस घटना ने यह भी दिखाया कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्सटर्नल इंटरवेंशन कितनी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो सकती है और एनएएम के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। सेक्शन 6, हिमालयन टेंशन, नेपाल और नॉन अलाइनमेंट का साया। इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रेन के पीरियड से मार्क रहा है। इंडिया और चाइना के बीच स्थित एक स्मॉल लैंडलॉक्ड नेशन नेपाल हमेशा अपनी सॉवरेंटी को लेकर सेंसिटिव रहा है। जबकि इंडिया और नेपाल ऑफिशियली नॉन अलाइंड थे, उनके रिलेशंस कभी-कभी कोल्ड वॉर डायनामिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। नेपाल ने कई बार अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए इंडिया और चाइना को एक दूसरे के खिलाफ प्ले करने की कोशिश की। ऐसे इंस्टेंसेस थे जब इंडिया के एक्शंस को नेपाल ने अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस के रूप में परसीव किया। इससे दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन्स पैदा हुए। 1989 के इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड और ट्रांजिट इश्यूज इन चैलेंजेस को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। पीरियोडिक टेंशन्स के बावजूद इंडिया और नेपाल एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने में मैनेज कर पाए हैं। दोनों कंट्रीज क्लोज कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। उन्होंने वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड और कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज पर साथ मिलकर काम किया है। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बिलैटरल रिलेशंस मैनेज करने के चैलेंजेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। नेपाल का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ रिलेशनशिप उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के प्रिंसिपल्स ने नेपाल को एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने में मदद की है, जिससे वह मेजर पावर्स के बीच अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट कर सका। नॉन अलाइनमेंट के फ्रेमवर्क के तहत नेपाल ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी वॉइस को स्ट्रेंथन किया है और रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ नेपाल का जुड़ाव उसकी फॉरेन पॉलिसी की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक रही है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को शेप करता है। सेक्शन 7, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एनएएम की रेलेवेंस और चैलेंजेस। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने कोल्ड वॉर के एंड को मार्क किया। इस इवेंट का ग्लोबल ऑर्डर पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इसने नॉन अलाइंड मूवमेंट की कंटिन्यूड रेलेवेंस पर भी क्वेश्चंस रेज किए। बाइपोलर वर्ल्ड के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि एनएएम ने अपना रेजन डेथ खो दिया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के डोमिनेटेड यूनिपोलर वर्ल्ड में मूवमेंट का नॉन अलाइनमेंट पर फोकस आउटडेटेड लग रहा था। हाउएवर एनएएम एग्जिस्ट करना कंटिन्यू रखा। इसने चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट किया। मूवमेंट ने अपना फोकस न्यू चैलेंजेस पर शिफ्ट किया। इनमें ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म जैसे इश्यूज शामिल थे। एनएएम ने डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की। इसने एक मोर जस्ट और इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की कॉल की। मूवमेंट ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मल्टीलैटरलिज्म और डायलॉग के लिए एडवोकेट करना कंटिन्यू रखा। 2003 में इराक वॉर के दौरान एनएएम ने यूएस इंटरवेंशन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया, जो मूवमेंट की रेलेवेंस को हाईलाइट करता है।
नेल्सन मैंडेला और फिडेल कास्ट्रो जैसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने एनएएम के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया, लेकिन उनकी डेथ्स ने मूवमेंट के लिए एक वॉइड क्रिएट किया। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, एनएएम ने अपनी कोर वैल्यूज को मेंटेन रखा और कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज पर फोकस किया। आज के समय में एनएएम ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इक्विटेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर जोर दिया है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एनएएम ने हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एनएएम ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए एनएएम ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है। मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए एनएएम ने इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी आवाज बुलंद की है। पीस कीपिंग मिशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एनएएम ने एक्टिव रोल निभाया है। ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में फेयरनेस और इक्विटी को इंश्योर करने के लिए एनएएम ने अपनी प्रेजेंस को असर्ट किया है। ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के मुद्दों पर भी एनएएम ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टैंड को मेंटेन रखा है। फ्यूचर चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एनएएम ने अपनी स्ट्रैटेजीज को इवॉल्व किया है। ग्लोबल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए एनएएम ने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा है। बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को अचीव करने के लिए एनएएम ने अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया है। सेक्शन 8, इंडिया और एनएएम टुडे, ए कंटिन्यूड कमिटमेंट। रिसेंट ईयर्स में एनएएम के प्रति इंडिया के कमिटमेंट स्क्रूटनी में आ गया है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट ने कुछ लोगों को नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स के प्रति उसके कंटिन्यूड एडहिरेंस पर क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित किया है। खासकर डिफेंस कोऑपरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया की डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने कुछ एनएएम मेंबर्स के बीच आईब्राउज रेज किए हैं। वो इसे नॉन अलाइनमेंट के इंडिया के ट्रेडिशनल स्टैंड से डिपार्चर के रूप में देखते हैं। हाउएवर, इंडिया मेंटेन करता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी एनएएम के प्रिंसिपल्स से गाइडेड है। यह आर्ग्यू करता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ उसकी पार्टनरशिप्स एनएएम के प्रति उसके कमिटमेंट की एक्सपेंस पर नहीं आती है। इंडिया एनएएम के साथ एंगेज करना कंटिन्यू रखता है। यह एक्टिवली इसके समिट्स में पार्टिसिपेट करता है। एनएएम के प्रति इंडिया के करंट अप्रोच को प्रैग्मेटिक के रूप में कैरेक्टराइज किया जा सकता है। इंडिया मूवमेंट में अपनी पोजीशन को लेवरेज करके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को एडवांस करना चाहता है। साथ ही इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट्स के लिए एडवोकेट करना जारी रखता है। इंडिया ने पीस कीपिंग मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन एड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं। इंडियन पीस कीपर्स ने कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्टेबिलिटी लाने में मदद की है। अनफॉर्चुनेटली, कुछ इंडियन पीस कीपर्स ने अपनी जान भी गंवाई है, शोकेसिंग देयर अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर ग्लोबल पीस। इंडिया ने नेचुरल डिजास्टर्स के बाद रिलीफ एफर्ट्स में भी एक्टिव रोल निभाया है, शोकेसिंग इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। ये कंट्रीब्यूशंस एनएएम के प्रति इंडिया के अनवेवरिंग कमिटमेंट को हाईलाइट करते हैं, डिस्पाइट चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। फ्यूचर में इंडिया का एनएएम के साथ रिलेशनशिप और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स के बदलते लैंडस्केप में इंडिया को अपने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स को बैलेंस करना होगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया कैसे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और एनएएम के प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बनाए रखता है। एनएएम के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में इंडिया की रोल क्रिटिकल रहेगा और ये मूवमेंट के एवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। सेक्शन 9, आगे देखते हुए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एनएएम। दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट होते हुए देख रही है। पावर के न्यू सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं। ये चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करता है। एक तरफ मल्टीपोलैरिटी का राइज एक मोर फ्रैगमेंटेड और अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड की तरफ लीड कर सकता है। इससे एनएएम के लिए की इश्यूज पर कॉमन ग्राउंड फाइंड करना मोर डिफिकल्ट हो सकता है। इससे मूवमेंट के लिए ग्लोबल स्टेज पर इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना भी हार्डर हो सकता है। दूसरी तरफ मल्टीपोलैरिटी एनएएम के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। मूवमेंट इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने में मोर एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। ये डिफरेंट पावर सेंटर्स के बीच ब्रिज का काम कर सकता है। ये इंश्योर करने के लिए भी काम कर सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट मार्जिनलाइज्ड न हो। एनएएम का फ्यूचर चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने की उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ये मूवमेंट के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के प्रति उसके मेंबर स्टेट्स के कमिटमेंट पर भी डिपेंड करेगा। अगर एनएएम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकता है, तो ये 21st सेंचुरी में इंटरनेशनल अफेयर्स में रेलेवेंट रोल प्ले करना कंटिन्यू रख सकता है। एनएएम की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जिसमें प्रमुख फिगर्स जैसे कि जोसेफ ब्रोज टीटो, जवाहरलाल नेहरू और गमल अब्दुल नासर शामिल थे। हाल ही में मूवमेंट ने कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को खो दिया है, जिनकी विरासत आज भी जीवित है।
आज एनएएम के सदस्य स्टेट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी भूमिका रिडिफाइन कर रहे हैं। हाल के वर्षों में एनएएम ने कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जो ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। मूवमेंट ने साइंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा दिया है। फ्यूचर चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस शामिल हैं, जिनसे एनएएम को डील करना होगा। एनएएम को एक स्ट्रेटेजिक और यूनिफाइड अप्रोच अडॉप्ट करना होगा ताकि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस बनाए रख सके। Hold tight, learners. Dive into the global game with Bizzy's JO. Our channel unravels the thrilling intersections of business, history, and geopolitics, making complex topics simple and exciting. Whether you're a student or a lifelong learner, we've got bite-sized videos designed just for you. Imagine understanding how the Silk Road shaped modern trade routes in under a minute, or decoding the geopolitics of the semiconductor industry with ease. With Bizzy's Geo, every video is an adventure into the global game. So hit that subscribe button and get ready to expand your horizons. Remember, knowledge is power, and it's all here for every student. Let's make learning psychologically exciting together. Join us on this journey with Bizzy's Geo. That's it for now. See you in the next video.